हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग करने से पहले आपको अकाउंटिंग टर्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म। हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। A business transaction is an economic activity that can be measured in terms of money and which affect the financial position of the business entity. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है और जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर पड़ता है। एग्जांपल देखिए, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड एटसेट्रा। ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। सेकेंड टर्म देखिए, इवेंट। एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट उसको इवेंट बोला जाता है। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना स्टॉक है, कितना कैश है, कितना कैपिटल है। ठीक है। थर्ड टर्म होती है अकाउंट। अकाउंट रेफर टू ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ठीक है। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, एक जैसी ट्रांजेक्शन की समरी बना करके उनको अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है। ये अकाउंट का फॉर्मेट है। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। लेफ्ट साइड को डेबिट लिखते हैं और राइट साइड को क्रेडिट लिखते हैं और लेफ्ट में पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। इसको देखिए, ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। जितने भी अकाउंट होते हैं उसकी दो साइड होती है। अभी हमने डिस्कस किया, लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है और डेबिट को डीआर से लिखते हैं। और डीआर क्यों लिखते हैं? क्योंकि डीआर की फुल फॉर्म होती है डेबिट इन रिकॉर्ड्स। ठीक है। द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखा जाता है और सीआर का मीनिंग होता है क्रेडिट इन रिकॉर्ड्स। द अबव अकाउंट रिसेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी। ये अकाउंट जो भी हमने देखा वो टी शेप जैसा है, इंग्लिश के लेटर टी जैसा, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं और अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखा जाता है। हमारी नेक्स्ट फोर्थ टर्म है कैपिटल। कैपिटल को ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ भी कहा जाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बिजनेस में प्रोप्राइटर या ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ये कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसकी मदद से बिजनेस में गुड्स और एसेट्स को खरीदा जाता है। इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है। और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये इक्वेशन हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इस इक्वेशन को ही याद कर लीजिए। ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ टर्म हमारी होती है ड्रॉइंग्स। ठीक है। द मनी और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। जो भी मनी जो ऑनर है या गुड्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। जैसे मालिक ने अपनी वाइफ के लिए कार खरीदी है या मालिक ने अपने बच्चों के स्कूल की फीस को जमा कराया है बिजनेस से पैसे निकाल के, तो वो सारा अमाउंट ड्राइंग कहलाता है। ठीक है। सिक्स टर्म होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। लायबिलिटी वो डेट्स होते हैं जो किसी भी एंटरप्राइज को फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद में पे करने होते हैं। इसको भी एक इक्वेशन से देखिए, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस में कैपिटल। ठीक है। लायबिलिटी आर डिवाइडेड ऑन टू बेसिस। लायबिलिटी को दो बेसिस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, नंबर 2 करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी देखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल में सबसे पहले देखिए इंटरनल लायबिलिटी। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ऑनर इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। जितना भी अमाउंट बिजनेस एंटिटी को ऑनर को पे करना होता है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो कि अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है वो उसको वापस करे बिजनेस और प्रॉफिट कमा करके दे, तो इसी को इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। All amount which a business entity has to pay to the outsider are known as external liability. जितना भी अमाउंट बिजनेस एंटिटी को बाहर के लोगों को पे करना होता है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखिए करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर।
करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर पे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसके अपोजिट में नॉन करंट लायबिलिटी देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटियां होती हैं जिनको 1 साल के पीरियड के बाद में पे करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स एटसेट्रा। हमारी 7th टर्म है एसेट। A resource owned by a business entity that can be expressed in term of money and provide future economic benefit to the business entity. एसेट क्या होती है? बिजनेस के द्वारा एक रिसोर्स ओन किया जाता है जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, और वो एसेट फ्यूचर में बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। एसेट्स आर डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस। एसेट्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 करंट एसेट, नंबर 2 नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। नंबर 3 है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट को शॉर्ट लिव्ड एसेट, एक्टिव एसेट, फ्लोटिंग एसेट और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है और जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है डेटर्स एंड स्टॉक। नेक्स्ट देखिए नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए ली जाती हैं और उन एसेट से बिजनेस के काम किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिनको छुआ देखा भी जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी। नेक्स्ट देखिए इंटेंजिबल एसेट। Intangible assets are those assets which have no physical existence and can be felt by operation. Intangible asset वो assets होते हैं जिनका कोई physical existence नहीं होता और जिनको सिर्फ काम के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल एंड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट देखिए fictitious और nominal asset. These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Fictitious asset वो assets होते हैं जिनको कैश में रियलाइज नहीं किया जाता और इन एसेट से फ्यूचर में भी किसी प्रकार का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखिए 8th टर्म है हमारी रिसिप्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसिप्ट। 2 टाइप की रिसिप्ट होती है, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, अदर इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार होने वाले होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसका अमाउंट स्मॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। कैपिटल रिसिप्ट देखिए नॉन रिकरिंग नेचर। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो बार बार नहीं होने वाली है, बिग अमाउंट इसके अंदर होता है, और इसके एग्जाम्पल है बैंक लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जो भी मनी लायबिलिटी के लिए या एसेट, गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए स्पेंड किया जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर It is the amount spent to purchase goods and services that are used during an accounting period is called revenue expenditure. Revenue expenditure क्या होता है? एक अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट खर्च किया जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड एंड वेजेस पेड। सेकेंड देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। It benefit of expenditure is received for more than 1 year. It is called capital expenditure. Capital expenditure का जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी। क्या आप मशीनरी खरीदते हैं आज की डेट में अगर, तो उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट आपको रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए deferred revenue expenditure. There are certain expenditure which are revenue in nature but benefit of which is derived over number of year. कुछ इस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला जो बेनिफिट होता है वो बहुत सालों के बाद में रिसीव होता है। जैसे ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया है तो उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले सालों में रिसीव होगा। नेक्स्ट टर्म देखिए एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट देखिए इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू में दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। गुड्स को सेल करने से जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। और उस गुड्स की जो गुड्स सेल करे गए हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी होती है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू से जितना ज्यादा रेवेन्यू होता है और उससे कम जितना एक्सपेंस होता है उसके डिफरेंस को ही इनकम कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए सेल ऑफ गुड्स सपोज 2,50,000 की हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस एक्सपेंस आपका 2 लाख रुपीज का है, तो इनकम हो जाएगी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। 2,50,000 माइनस 2,50,000 की इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट इट इज द excess of total revenue over total expense of a business enterprise of an accounting period। प्रॉफिट क्या होता है? आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है और जो टोटल एक्सपेंस होता है उसके डिफरेंस को प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है। और प्रॉफिट किस केस में होता है? जब कभी भी आप गुड्स सेल करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं, तब आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उसका डिफरेंस होता है, उसको प्रॉफिट बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म देखिए गेन। ए नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड गेन। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट मतलब कि जो बार बार प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट कब हो रहा है? जब आप फिक्स्ड एसेट का सेल कर रहे हो, और फिक्स्ड एसेट का सेल डे टू डे लाइफ में नहीं होता है। ठीक है। तो ये कभी कभी होने वाली सेल है, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट होगा उसको गेन बोला जाता है। ठीक है। तो गेन क्या हुआ? अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो हमारे पास गेन होता है, और अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उसको प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टर्म है हमारी लॉस। द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग। लॉस के दो तरह के मीनिंग होते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं और टोटल रेवेन्यू आपका कम है। सपोज 2,50,000 के एक्सपेंस है और 2 लाख आपका रेवेन्यू है, तो आपको 50,000 का लॉस हो गया। टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंसेस, 50,000 का आपको लॉस आ गया। और दूसरे टाइप का लॉस होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट एटसेट्रा। आपको आग लग गई आपकी फर्म में, आपके फर्म में चोरी हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे होने वाली हानि को भी लॉस बोला जाता है। ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। जल्द ही पार्ट 2 अपलोड होगा जिसमें हम बाकी के अकाउंटिंग टर्म को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जल्दी क्लियर करूंगी।